अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द पेपर. इट्स May June 2024 9702 पेपर 1 वेरिएंट 3. ठीक है, 1 hour 15 minutes का पेपर है. लेट्स स्टार्ट. ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज इक्वल टू 0.000005 जूल. सो देखो, जीरो के बाद कितने जीरो हैं जरा देख लो. 1 डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं चेक करो. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. सो 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 जूल मींस 5 माइक्रो जूल. सी करेक्ट आंसर है इसका. नेक्स्ट में चलते हैं. जब मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मे बी सब्जेक्ट टू द रैंडम एरर एंड टू सिस्टमिक एरर. ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट सही है. a systematic error cannot be reduced by adjusting the apparatus. ठीक है, apparatus को एडजस्ट करके उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, जबकि मैं कह रहा हूं किया जा सकता है. यानी ये इसको अगर नॉट हटा दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नॉट कैन नॉट की वजह से ये क्या है, ये इनकरेक्ट है. एडजस्टमेंट जो है बेसिकली सिस्टमैटिक एरर के तीन पार्ट्स होते हैं. इनएक्यूरेट डिजाइन प्रोसीजर, फॉल्टी apparatus, और इन और इनकरेक्ट डिजाइन प्रोसीजर, फॉल्टी apparatus था, और मिस हैंडलिंग. ठीक है, या इनएक्यूरेट हैंडलिंग. सो वो इनएक्यूरेट हैंडलिंग में आपका apparatus की एडजस्टमेंट भी आ जाती है, आप वो रीएडजस्ट कर लें, ठीक हो जाएगा. सो सिस्टमैटिक एरर जो है ऐसे ठीक किया जा सकता है, इसने कैन नॉट लिखा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. अ सिस्टमैटिक एरर रिजल्ट इन डिफरेंट रीडिंग ईच टाइम टेकिंग मेजरमेंट. नहीं, सेम रीडिंग देगा, सेम डायरेक्शन में देगा. ठीक है, सेम डायरेक्शन में ही जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, यानी ओवर एस्टिमेशन या अंडर एस्टिमेशन देगा. गलत है. रैंडम एरर्स आर ऑलवेज कॉज्ड बाय द पर्सन टेकिंग द मेजरमेंट. जो पर्सन जो मेजरमेंट ले रहा है ये सिस्टमैटिक एरर का पार्ट होगा. ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट प्रोसीजर होगा या मिस हैंडलिंग में वो आएगा. ठीक है, गलत हो गया. रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट. ठीक है, ये ठीक है, बात समझ आई. The Young modulus of the material of a wire is to be found. The Young modulus E is given by the equation shown. The wire is extended by the known force and following measurements are made. ठीक है, measurement has the largest effect on the uncertainty in the value for the of the calculated Young modulus. सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है, जिसकी सबसे ज्यादा पावर है. क्वेश्चन करवाया हुआ है पहले भी. सो अब आप 4 और पाई को तो हटा दें अनसर्टेनिटी मेजर करते हुए. एफ एल डी स्क्वायर और एक्स को देखें तो डी स्क्वायर का जब आप बना रहे होंगे इक्वेशन, सो वहां 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी डी लिख रहे होंगे तो 2 ये ट्वाइस हो जाएगा. तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अनसर्टेनिटी में सबसे ज्यादा होगा. इस वजह से हम यहाँ पर डायमीटर के लिए बी का ऑप्शन लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे. आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है. नेक्स्ट चलते हैं. टू फिजिकल क्वांटिटीज कंबाइन टुगेदर एज अ प्रोडक्ट कैन प्रोड्यूस अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हिच प्रोडक्ट ऑफ the two quantities produces a scalar quantity. Scalar quantity में पहले में देख लेते हैं. force into displacement in the direction of force, ये work done को करता है. work done scalar quantity A करेक्ट आंसर है. बाकी भी देख लें. mass into acceleration resultant force, pressure into area ये force को बताता है, velocity into time ये displacement को बताता है. तो इस हिसाब से ये करेक्ट आंसर है. Question number 5. The diagram shows a velocity time graph on an object moving in a straight line. What is the displacement during the last 2 seconds of the motion? Last 2 seconds of the motion, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब है कि भाई इसका एरिया निकालना है आप. ये एरिया आपने निकालना है. सही है, सेट है. ठीक है, ये मैंने एरिया बना दिया. ये एरिया आपने निकालना है. अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो भाई इसका तरीका ये कि आप इस ट्राइंगल का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया करेंगे. तो भाई सॉरी, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ये करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा. यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बिटवीन टू सेकंड्स. आई मीन 2 और 4 के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा. सो अब आप क्या करें, आप सबसे पहले निकालेंगे 1/2. ठीक है, यानी कि एरिया कौन सा वाला निकालोगे, ये बड़ा वाला एरिया. ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा. 1/2 इंटू बेस, यानी बेस में क्या है 4 इंटू हाइट है 12. इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप. ठीक है, इस वाले एरिया को जो लास्ट 2 सेकंड है ना, तो 2 और 4 का एरिया निकलेगा. सो 1/2 इंटू बेस है 2 और हाइट में 6 हो जाएगा. सो 1/2 इंटू बेस में 2 और हाइट में 6 हो जाएगा. सो 1/2 इंटू 4 12 इंटू 4 48 माइनस 6 2 12. तो ये 48 माइनस 12 36 का हाफ का 18 होता है. सो 18 मीटर बनेगा. ठीक है, सी करेक्ट आंसर है. ये सवाल बहुत अच्छा है. A block is moving along a horizontal frictionless surface. A constant force F and a constant resistive force F Newton act on a block as it is moving in the direction of the force F.
ठीक है। अब मजे की बात है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उसने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दी हुई, हर बच्चा ये समझेगा कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी है, जबकि जरूरी नहीं है। अब इसको देखते हैं। Which graph shows the variation of the momentum of the block? ये मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? वो कह रहा है कि एफ का मैग्नीट्यूड बताइए। अभी तो हमें यही नहीं पता कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट फोर्स फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, हमें तो ये डायरेक्शन पता करनी है। आए जरा उसको पता करते हैं। देखें, ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। इसका मतलब इसका अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूं तो मुझे वो रिजल्टेंट फोर्स देता है। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट किसके बराबर है? राइज अपॉन रन। राइज है 2.7 माइनस का 1.5, दिस इज राइज। और रन कितना है? रन में आप देखें तो ये 0.40 आ जाएगा, ये 0.40। लेकिन चूंकि ये ग्रेडियंट इंक्लाइन टू लेफ्ट है तो इस तरह से हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? नेगेटिव 3.0 न्यूटन। अब ये नेगेटिव 3.0 न्यूटन का क्या मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये है, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, ये है रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। तो मैं ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे -3 लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन पीछे है। और तो मैं ये कर सकता हूँ, और ये भी जाहिर है इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसको भी पॉजिटिव लूंगा, तो ये नेगेटिव। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5.0 माइनस का एफ हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे -3 लिखने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी है। सो 3.0 न्यूटन इज इक्वल टू 5.0 न्यूटन माइनस का एफ, और एफ इज इक्वल टू 5.0 माइनस का 3.0, 2.0 न्यूटन। ये करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर है? ठीक है, सेट है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ describes the two forces that are equal in magnitude and form a pair. Which description of the two forces in such pair is not correct? ठीक है, so they act in opposite direction, they act on different object, they are the same type, ये सब ठीक है। they cause equilibrium, जरूरी नहीं है। they cause an object to be in equilibrium, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। the graph shows the variation with time of the speed of the raindrop falling vertically through air, ठीक है। which statement is correct? कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इस पर ठीक है? the acceleration decreases to produce steady speed, बिल्कुल ठीक है। ग्रेडियंट देखो, ऐसा ऐसा ग्रेडियंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो ग्रेडियंट डिक्रीज होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो रही है? डिक्रीज, और आगे जाके स्टेडी स्पीड हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। ये करेक्ट आंसर है। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज करेक्ट? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व एंड द रिलेटिव स्पीड ऑफ द अप्रोच इक्वल्स द रिलेटिव स्पीड ऑफ द सेपरेशन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बल्कि ये पूरा मैंने ड्राइव करके आप लोग को दिखाया मोमेंटम वाली इक्वेशन से और काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन से, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर? आगे चलते हैं। द डायग्राम शोज अ व्यू from above of the sprinkler system used to water a garden। देखा नहीं, गार्डन के अंदर वो एक छोटा सा एक व्हील टाइप का होता है, उसके ऊपर वो घूम रहा होता है, और उसके ऊपर इस तरह का एक बार लगा होता है, एक लिवर लगा होता है, उसके अंदर से पानी जो है निकल रहा होता है, और वाटर इस तरह से जो है वो बाहर जो है वो निकल रहा होता है। The sprinkler consists of a tube length of 0.15 meter. The tube is pivoted in the middle and spin in the horizontal plane as it lets out jets of water from each end. The two water jets are in opposite directions to each other. Each water jet exerts a horizontal force of 3.0 Newton on the tube at right angles to the tube. What is the magnitude of the torque and the on the tube from the water jets? वो कह रहा है बेसिकली वो टॉर्क के बारे में पूछ रहा है। और मैं एक बात बता दूं, वो टॉर्क के बारे में पूछ रहा है तो भाई यहाँ पर दो पैरेलल फोर्सेस हैं, बेसिकली एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड की, सेम लाइन ऑफ एक्शन है भाई। इसका मतलब है कपल का केस हो गया ना? कपल का केस है। आपने मेरे मुंह का जो वर्ड है वो छीन लिया। सो कपल के अंदर क्या करते हैं? टॉर्क ऑफ अ कपल, वैसे ही कपल है, ये दोनों कपल है। टॉर्क ऑफ अ कपल की बात करें तो एक फोर्स उठाते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो रख लेते हैं, F/D कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो F कितना है आपके पास? कुछ तो दिया है, 3.0 मल्टीप्लाई बाई 0.15। सो ये कितना हो जाएगा? 0.45 जी 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 जी, तो सी करेक्ट आंसर। An object is held in equilibrium by three forces. The forces all act in the same plane. The diagram shows two of the forces that act on the object. ठीक है भाई, that act on the object. The third force is missing. थर्ड फोर्स मिसिंग है। व्हाट इज द थर्ड फोर्स? भाई सीधी सीधी बात है, ये एक क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए, ये आपको भी पता है इक्विलिब्रियम के लिए अगर तीन फोर्सेस हों तो। मैं क्या करता हूं इस तरह के सवालात में, ठीक है ठीक है,
अब ये दो वेक्टर्स मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक। अब आप सुनिएगा, फर्स्ट वेक्टर मैंने इसी को रख लिया 43 न्यूटन वाले को, सेकंड वेक्टर इसके हेड से दूसरा वेक्टर कनेक्ट करूंगा ऐसे। थर्ड वेक्टर कैसे कनेक्ट होगा, अभी रिजल्टेंट नहीं है, थर्ड वेक्टर बनाना, तो थर्ड वेक्टर के लिए जाहिर सी बात है मुझे इसके एंड से इसके सिरे से ये फर्स्ट वाले को कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी थर्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। सो भाई आप चार ऑप्शंस हैं, आप थर्ड वेक्टर देखो किस डायरेक्शन में आएगा, क्लोज ट्रायंगल है तो भाई इस डायरेक्शन में थर्ड वेक्टर है, तो ये यही बन रहा है, 20 का करेक्ट आंसर है। खाम खाम एंगल क्यों निकालूं मैं, टाइम क्यों बर्बाद करूं, ऑप्शन ही नहीं है और दूसरा तो मैं क्यों करूं, है कोई ऑप्शन नजर आ रहा है आप लोग को? अच्छा बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का दिमाग है ना, ठीक है, बंदा नहीं सोच पाता उस वक्त कर लेता है गलती, गलती क्या होती है वो भी सुन लें आप। अब देखें ये चीज है, ठीक है, इसको उठा के इसके पैरेलल बना दिया, पैरेलोग्राम से जो कर रहे हैं वो भी क्या ब्लेंडर मार रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी चलो कर लिया, अच्छी बात है। उसके बाद क्या किया, यहाँ लगा दिया, चलो यहाँ कर दिया। अब रिजल्टेंट बना रहे हैं, इन दोनों को देख के ऐसे रिजल्टेंट बना देते हैं इस डायरेक्शन में, जो कि सरासर गलत है। ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट हो सकता है भाई, लेकिन इसमें थर्ड वेक्टर शामिल नहीं है किसी भी सूरत में। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ आ रही है आपको बात? ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट हो सकता है, थर्ड वेक्टर शामिल नहीं है इसमें। और अगर ये रिजल्टेंट हटा देंगे तो भी थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो भाई ये गलती मत कर दीजिएगा प्लीज इस तरह की, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। The total number of forces acting on an object is 2. The object is in equilibrium. Which statement about the forces are correct? Object equilibrium में और दो forces पे लग रही हैं, देखते हैं। अच्छा जी, the forces must have equal magnitude, ठीक है, equal हो सकते हैं, opposite direction में हो सकते हैं। The forces must act in the same direction में रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। The two forces must act through the same point, हो सकता है बिल्कुल, एक दूसरे को खींच रहे हैं आप किसी एक ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, सेम पॉइंट ऑफ एक्शन पे आप खींच रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में आप खींच रहे हैं, इट्स ओके फाइन, ठीक है। 1 और 3 बी करेक्ट आंसर है। द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ पर्टिकुलर सेल। यार एक बड़ा लॉजिकल है, ये तो इस तरह का सेल बनाते हैं ना, सेल की किस्में होती है, इसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक, एक होता है फेस सेंटर, एक होता है बॉडी सेंटर, अलग अलग होते हैं, इस तरह के पूरे सेल होते हैं। ये इस डायरेक्शन में, ये पूरे पूरा पूरा एक एटम की तरह, उसे एक स्फीयर की तरह बिहेव करते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये है सिंपल क्यूबिक, ये आप देख रहे हैं। अच्छा ये तो ये तो मेरे ख्याल में वो हो रहा है, ऐसे देख लीजिए, इधर देख लीजिए, ये सीन है, ये देखिए ऐसा होता है सिंपल क्यूबिक। लेटेस्ट पॉइंट्स ये होते हैं, हम सेंटर से एटम्स ये होते हैं इस तरह के, उनके सेंटर से न्यूक्लियस से हम जो है वो पॉइंट जोड़ते हैं, और वहां पे पॉइंट जो होता है वो सेंटर का जो न्यूक्लियस, उस पर हम एटम कंसीडर करते हैं, उसको पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। और आप अगर आप उसको लेटेस्ट पॉइंट देखिए, राइट वाली पिक्चर देखिए जिसमें नीचे 8 कॉर्नर्स लिखा हुआ है, तो देखिए इस तरह से ये अरेंज होता है, ये ऐसे अरेंजमेंट होती है, ये सिंपल क्यूबिक होता है। फिर एक बॉडी सेंटर होता है, फिर एक फेस सेंटर होता है, अलग अलग किस्में होती हैं। ये देखो, ये रहा, ये रहा, इधर देखो, सिंपल क्यूबिक सबसे लेफ्ट वाला है, बीच वाला बॉडी सेंटर है, बीच में भी एक एटम होता है, और फेस सेंटर में हर चार के बीच में भी एक एटम होता है, इधर देखो हर चार के बीच में, ये तीन तरह। तो हम सबसे लेफ्ट वाला पढ़ाते हैं बच्चों को, वो जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं ना मेटल का ओ लेवल्स में, वो सबसे लेफ्ट वाला पढ़ाते हैं सिंपल क्यूबिक, राइट और मिडिल वाला तो पढ़ाते ही नहीं है, समझे आप इस चीज को। तो अब इसमें ये बिल्कुल सिंपल क्यूबिक का ऊपर वाला पार्ट देख लो, इस तरह से अरेंजमेंट होती है। फेस सेंटर में तो खैर ये कि चार के बीच में एक बड़ा एटम होता है, और वो चारों तरफ जो है वो मौजूद होता है। हम सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं राइट नाउ, तो सिंपल क्यूबिक देखो, उसमें सबसे लेफ्ट वाले में देखो इस तरह से अरेंजमेंट है। क्लियर है, समझ आ गई या नहीं आई बच्चों? बच्चा पार्टी आई कि नहीं आई, बताओ यार। जी सर। इसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा बना देता हूँ, यानी इस गैप को आपको ऑलमोस्ट इग्नोर करना पड़ेगा। आप सेंटर से गैप जो है वो मेजर कर रहे होंगे, फिर मैं कह रहा हूँ ये गैप आप इग्नोर करेंगे, ये इन रियलिस्टिक वर्ल्ड ये गैप इग्नोर करेंगे, इस गैप पे बात करेंगे आप जो करना है, ठीक है। आप सेंटर से ही मेजरमेंट करेंगे लीस्ट डिस्टेंस को। अच्छा अब उसने यूनिट सेल का रब समझो, उसने यूनिट सेल का क्या दिया हुआ है, उसने यूनिट सेल का मास दिया हुआ है, जरा देखो। अच्छा हर एटम का मास दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कितनी दी हुई है उसने, 9.2 दी हुई है, ऐसा ही है जी बच्चा पार्टी, ऐसा ही है।
सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी, ऐसे ही है। सो मास कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁻⁻⁻25 डिवाइड बाई डेंसिटी कितनी है 9.2 इंटू 10⁻3। क्लियर? जरा मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, कोई मुझे बताए। सर 3.8 times 10 to the power negative 29 आता है। 3.8 टाइम्स 10⁻⁻29 मीटर क्यूब, ठीक जी है, सही है। अब ये वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम किसका आ रहा है, कोई मुझे बताएगा। ये यूनिट सेल का वॉल्यूम है, यूनिट सेल। और मैंने आपको बताया है टेक्निकली इस यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पे क्वार्टर ऑफ एटम है, एक एटम का चौथाई हिस्सा मौजूद है। मैंने यूनिट सेल दिखाया है आपको, अभी देखा है आप लोगों ने, देखा है कि नहीं देखा। तो टेक्निकली हर एटम का चौथाई हिस्सा मौजूद है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। क्लियर? खैर इसको छोड़िए, वो दो एटम के दरमियान डिस्टेंस पता करने के लिए कह रहा है। तो भाई वॉल्यूम है तो ये एल क्यूब होता है, तो वॉल्यूम का आप जो है वो क्यूब रूट ले लिए, लेंथ आ जाएगा बिटवीन टू सक्सेसिव एटम फ्रॉम देयर न्यूक्लियस, डिस्टेंस आ जाएगा खाली खत्म। ठीक है, बस करिए, इसका क्यूब रूट ले लीजिए, जी बताइए सर 3 सर सी आ रहा है। क्या रहा है, खत्म हो गई बात, टाटा बाय बाय। सही है, समझ आ गई बात, मैंने समझा दिया आपको। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिए, प्लीज रोक के पूछ लीजिए अभी, कोई सवाल, कोई क्वेरी। सादिया, आयरा, जो क्लास में, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जैन आर यू देयर इन क्लास? जी जी सर। ठीक है, 4 measuring cylinders are filled with the same liquid to the height shown, ठीक है, हो गई बात। At which position is the pressure greatest? बच्चे जो है ना क्या करते या ये इस पे टिक करते हैं, करना भी चाहिए उनको, जाहिर है भाई। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, तो पॉइंट मेंशन किया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। वो लिक्विड के प्रेशर की बात कर रहा है, यहाँ खड़ोगे तो लिक्विड तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो प्रेशर तो जीरो होगा लिक्विड का, एटमॉस्फेयर का होगा तुम पर। सो ए इनकरेक्ट होगा, वो ग्रेटेस्ट प्रेशर की बात कर रहा है लिक्विड की वजह से। अच्छा, डी पर आ जाओ, इस पॉइंट पर, तो यहां से लेकर यहां तक प्रेशर 10 सेंटीमीटर का होगा। सी पर आ जाओ तो तुम यहां खड़े होगे तो प्रेशर लिक्विड का जीरो होगा, लिक्विड का प्रेशर। और अगर बी पर आओगे तो बी पे जो टैप बन रही है लिक्विड की, वो बन रही है ऑलमोस्ट, ये 30 है, ये 10 है, तो 20 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो ये सबसे ज्यादा प्रेशर इस पर होगा, सेम लिक्विड है, हाइट डिफरेंट है, तो हम जो कंपैरिजन करेंगे वो हाइट के ऊपर करेंगे, मतलब टैप पे करेंगे सरफेस ऑफ द लिक्विड से डाउनवर्ड नीचे। सो बी करेक्ट आंसर है, ग्रेटेस्ट प्रेशर। इन मैनी फिलामेंट लैंप्स as much as 92 जूल ऑफ एनर्जी इज emitted as a thermal energy, तो ये वेस्ट है। लेकिन फिलामेंट लैंप में मैंने आपको एक बात बताई थी कि फिलामेंट लैंप एक ऐसी चीज है जिसकी हीट भी काम की होती है, उसको हीटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका मकसद अभी लाइट है, थर्मल एनर्जी नहीं है। एक बात याद रखना, अगर आपका मकसद लाइट भी और थर्मल एनर्जी भी लेना है, हीटर भी बनाना है, तो एफिशिएंसी अब बढ़ जाएगी। जैसे सीएचपी वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, कंबाइन हीट पावर इंजन करके एक क्वेश्चन था, याद करें, वो मैंने आप लोगों को कराया था वर्क पावर एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो उसमें हीट भी लेनी थी और यूजफुल एनर्जी भी अलग थी, तो उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, याद रखिएगा। सो इट इज emitted that the thermal energy for every 8 joule of energy emitted as a light, यानी 8 जूल एनर्जी लाइट में जा रही है तो 92 जूल्स की वेव जा रही है, तो टोटल जो है उसकी वो 100 जूल हो जाएगी। 92 प्लस 8 कीजिए, टोटल 8 हो जाएगी। सो what is the efficiency of the filament lamp as a percentage of the electrical energy converted to light energy? So देखिए, so total energy नीचे आएगी और यूजफुल ऊपर आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। सो यूजफुल 8 अपॉन 100 इंटू 100, तो आपका ये 8%, ई करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर जूल्स पर सेकंड होता है, आपको पता है, आई मीन वाट, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम से, पावर का वाट, वर्क का जूल और टाइम का सेकंड। An object is in a uniform gravitational field. The graph shows how the change in gravitational potential energy of the object varies with the vertical distance x moved by the object from a fixed point. Which graph shows how the gravitational force affecting on the object varies with distance x?
भाई ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, तो कह रहा है इसमें से फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कौन सा होगा। तो मेरा पुत्र एक चीज गौर करो, मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लो। इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देगा, राइज अपॉन रन। राइज में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो फोर्स ही आ गई ना हमारे पास ग्रेडियंट में। क्योंकि ग्रेडियंट लीनियर है तो जो इसका रिजल्ट होगा वो भी लीनियर और कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है ऊपर देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh या mgx कर लें अपॉन x कर लें, तो ये x से x कैंसिल होके mg आएगा जो कि ग्रेडियंट होगा। और यही आपको पता है कि ये आपको फोर्स की इंफॉर्मेशन देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, तो इस हिसाब से, और ये कांस्टेंट है, लीनियर है, तो इस हिसाब से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, a block of mass 2 kg is released from the rest on a slope. It travels 7 meters down the slope and falls a vertical distance of 3.0 meters. The block experiences a frictional force parallel to the slope of 5 Newton. ये frictional force इधर frictional होंगी जिनकी वैल्यू कितनी है 5.0 न्यूटन। What is the speed of the block after falling this speed? तो भाई आपको पता है स्लोप से नीचे आने वाली जो इक्वेशंस एनर्जी की मैंने बताई थी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्लियर? तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने लिखना है mgh माइनस काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लिखें हाफ mv² इज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए f into ad, ये डिस्टेंस दी है। क्लियर? अब देखिए मास कितना है 2 into 9.81 into 3.0 माइनस का हाफ। अब पहले मेरे हिसाब से रीअरेंज कर लेना चाहिए, ये इसको उठा के लेफ्ट पे लिए हैं, तो f कितना है 5.0 into d कितना है 7.0 इज इक्वल टू हाफ into मास कितना है 2 into v²। क्लियर? अब यहां से सॉल्व करने v की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ रही है कोई मुझे बताए। 2 into 9.81 सर 4.9 आ रहा है। इसकी वैल्यू 23.86 इज इक्वल टू हाफ mv² इंटू 2 इंटू v²। अब इससे ये कैंसिल कर दो, सो इसका स्क्वायर रूट लिया तुमने क्या किया 4.88 आ जाएगा, 4.88 आ जाएगा 4.9। 4.9 पे राउंड ऑफ हो जाएगा टू सिग्निफिकेंट फिगर में, सही है। नेक्स्ट है, two wires, one made of brass and the other of steel, are stretched in an experiment. Both wires obey Hooke's law during experiment. दोनों Hooke's law को फुलफिल कर रहे हैं, तो इन दोनों ग्राफ को बनाने का जवाब ही पैदा नहीं होता। ये तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से आगे की कहानी है, ये सही है। तो ए और सी कटाएं, बी और डी। The Young modulus for brass is less than the Young modulus for steel. Which graph shows how the stress varies with strain for both wires in this experiment? वो कह रहा है कि यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास लेस देन है, तो इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो भी लेस है। किसका? ब्रास का ग्रेडियंट कम होगा कि यंग मॉडुलस कम है, तो स्टील का जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा होगा, तो इसका यंग मॉडुलस ज्यादा है। सो बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आ रही बात समझ? नेक्स्ट है, a sample of material करवाया, a sample of material is stretched by a tensile force to a point beyond its elastic limit. The tensile force is then reduced to zero. The force extension graph is shown. Which area represent a net work done on the sample? ये वो वर्क डन है जो आपने अपने हाथ से किया सैंपल पे, ये वो वर्क डन है, ये वाला एरिया वो वर्क डन है जो सैंपल ने रिटेन किया या रिगेन कर लिया। तो बचा कितना ये बचा। ठीक है, ये एक्सटेंड होने में लगाया, लोडिंग में लगाया, जाते वक्त लगाया, ये अनलोडिंग में लगाया, दोबारा एक्सटेंशन से एक्चुअल हालत में आते हुए लगाया। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है x प्लस वाई, ये होगा नेटवर्क डन, और इससे उसने हीट पैदा की। ठीक है, आ रही बात समझ में? थर्मल एनर्जी डेसिपेट की। बी इसका करेक्ट आंसर है। A wire is fixed at one end and is extended by a force F1 acting on the other end. This caused the wire to have an elastic potential energy of 0.15 joule. ये E1 हो गई। The force applied to the wire is now changed to the force F2. This caused the wire वही है, भूलना नहीं। This caused the wire to have a new elastic potential energy of 0.6 यानी E2। ठीक है, the wire obeys Hooke's law. What is the relationship between F1 and F2? तो कह रहे हैं F1 and F2 का रिलेशन बताओ। So पहले तो E2 और E1 का रिलेशन देखते हैं।
सो E2 और E1 का रिलेशन देखें तो ये है हाफ के x2 का स्क्वायर अपॉन हाफ के x1 का स्क्वायर, के x1 का स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो स्प्रिंग कांस्टेंट और हाफ के, ये तो ये हाफ के तो सेम है क्योंकि एक ही वायर है। अब मसला सारा का x2 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर और इन दोनों का रेशो E2 अपॉन E1 का 0.6 जूल डिवाइडेड बाय 0.15 जूल दिया हुआ है। क्लियर? आप कैंसिल करोगे 0.15 1 जा 0.15 और ये 4 से करोगे तो ऊपर वो चला जाएगा। सही है? और इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू, यहां 4 नहीं लगेगा, वेट, इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर। ये दोनों रेशियोज 4 के इक्वल है। सो मुझे क्या निकाला है, ये नहीं चाहिए, मुझे पहले एक्सटेंशन का रेशियो चाहिए। तो मैं एक्सटेंशन का रेशियो देख लूं, 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर। सही है? और ये इधर चला जाएगा तो 4x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, 2x1 इज इक्वल टू x2। क्या मतलब हुआ? अब जरा समझो इस चीज को। ये एक्सटेंशन बहुत कुछ बता रहा है। बाद वाली एक्सटेंशन जो सेकंड टाइम ज्यादा एनर्जी जिसमें दी गई है, ये ज्यादा एक्सटेंशन हो गया, ये साबित कर रही है कि सेकंड टाइम फोर्स भी डबल किया आपने। डबल एक्सटेंशन का मतलब डबल फोर्स लगाई है, एक ही वायर है तो डबल एक्सटेंशन का मतलब है डबल फोर्स। तो जो एक्सटेंशन का रेशियो है वही फोर्स का रेशियो होना चाहिए। सी करेक्ट आंसर है। अब बताइए आप कौन सी लॉजिक गलत है इसमें? जी बताइए। सही तो ये है। ठीक है, एक ही वायर है, कोई 2-3 वायर नहीं है, एक वायर है। तो जब आपने, और ये रेशियो ये बता रहा है कि जब उसकी एक्सटेंशन ट्वाइस है बाद वाले केस में, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स भी डबल, फोर्स भी क्या होगी डबल। यानी अगर फर्स्ट करो इनिशियली 1 मिलीमीटर की एक्सटेंशन थी, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो फाइनल 2 मिलीमीटर आएगी जो कि बाद वाले केस की एक्सटेंशन है। तो फोर्स भी, अगर फोर्स इनिशियल 100 न्यूटन की थी, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 200 न्यूटन की फोर्स आएगी जो कि बाद वाले केस की है। खैर, ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ ये क्या है? ठीक है, ऑसिलोस्कोप दिया हुआ है, वाई गेन दिया हुआ है, वाई गेन दिया हुआ है 3.5 मिलीवोल्ट, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। चाचा एम्पलीट्यूड जो होगा आपको हाफ ऑफ द वेव होगा यू। ठीक है, सो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। सो वर्टिकली आप देखें, सो एक बॉक्स का 3.5 दिया हुआ है तो दो का 7 हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर है। ये 3.5 है, ये 3.5 ऐड करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 7 दे रहा है, 7.0 मिली वोल्ट आ जाएगा। 3.5 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटी कट गया, मल्टी डबल करके 7 मिली वोल्ट आ जाएगा। A transverse progressive wave on a string has a wavelength 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, एम्पलीट्यूड ओके, स्पीड ओके, और क्या दिया हुआ है भाई? और भी कुछ देता हूं। और इधर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग इन अ टाइम ऑफ 2.0 सेकंड। या मुख्तलिफ टाइम पे क्वेश्चन किए हुए हमने। ठीक है, अब उसमें सीन ये होता है, ये होता है प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव आगे जा रही है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट क्या करेगा, यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसे। तो एक दफा नीचे ऊपर जाने में 4 एम्पलीट्यूड कवर करेगा। कैसे? यहां से सबसे पहले नीचे जाएगा तो एक एम्पलीट्यूड, फिर नीचे जाएगा, एक और एम्पलीट्यूड, फिर आएगा 1 है, एक और एम्पलीट्यूड, फिर ऊपर आएगा एक और एम्पलीट्यूड, 4 एम्पलीट्यूड। एक साइकिल में 4 एम्पलीट्यूड, याद रखना, भूलना नहीं। एक साइकिल में 4 एम्पलीट्यूड है और एक साइकिल में 1 पीरियड होता है, तो आपने नंबर ऑफ साइकिल देखने कितने हैं। ठीक है, मतलब साइकिल्स ने कितनी निकाली। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहला काम तो ये कि आपके पास ये वेवलेंथ है, अभी एम्पलीट्यूड की जरूरत नहीं है, वेवलेंथ और वेलोसिटी, इससे पीरियड निकालो। सो आपको पता है कि अगर आप पीरियड निकालोगे तो ये वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी होगा। क्लियर? सो वेवलेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर और वेलोसिटी कितनी है? 48 सेंटीमीटर। सो ये 0.25 सेकेंड हो जाएगा। सही है? सही है, तो 8 साइकिल जाएंगी। कैसे पता सर? 0.25 की एक साइकिल है, 0.5 पे 2 हो जाएंगी, 0.75 पे 3 हो जाएंगी, एक सेकंड में 4 साइकिल होंगी, तो 2 सेकंड में 8 साइकिल हो जाएंगी। दिमाग ऐसे चलाओ। और अगर ऐसे भी नहीं चल रहा तो कोई टेंशन नहीं है, आप 2.0 सेकंड को, ये जो टाइम दिया हुआ है 2.0 सेकंड को 0.25 से डिवाइड कर दो, अभी भी 8 साइकिल आएंगी।
8 साइकिल आएंगी, ऐसे भी कर सकते हो। तो 8 साइकिल, आपको पता है कि एक साइकिल में 4 एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, तो एक साइकिल में 4 एम्पलीट्यूड होता है, और आपको पता है टोटल कितनी साइकिल है, 8, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 साइकिल है, ठीक है। अब आप बताइए एम्पलीट्यूड कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1.5 कितना होगा, 6.0 सेंटीमीटर। सो एक साइकिल में 6 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, एक चक्कर में ये पॉइंट, एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट एक चक्कर में, ये वाला पॉइंट एक चक्कर में नीचे से ऊपर जाके टोटल 6 सेंटीमीटर, टोटल 6 सेंटीमीटर ये वाला पॉइंट एक साइकिल में ऊपर नीचे से ऊपर आके 6 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। तो 8 चक्करों में कितना कवर करेगा, 8 6 48, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया, समझ आया नहीं आया? An ambulance siren emits a sound with a single frequency f. The ambulance travels towards passes close to and then travels away from a stationary. अच्छा, एक ऑब्जर्वर है, उसको 3 हालत है, उसके करीब गया, उसके क्लोज हुआ, देन उससे अवे चला गया। Which statement describe the frequency of the sound detected by the observer? Apparent frequency की बात कर रहा है। As the ambulance passes the observer, ठीक है, वो कह रहा है कि that is equal to f and decreasing, g उसके करीब जाएगा तो इक्वल हो जाएगी, उसके बाद डिक्रीज हो रही होगी, तो भाई ए ही ऑप्शन होगा। और क्या होगा, इक्वल टू एफ एंड इंक्रीजिंग नहीं, ग्रेटर देन एफ एंड कांस्टेंट नो, लेस देन एफ एंड कांस्टेंट नो, ए ही इसका आंसर होगा। करीब गया ना तो कांस्टेंट हो गई, और जब आगे निकलेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। An electromagnetic wave has a wavelength 138 picometer, ठीक है, इन अ वैक्यूम। सो भाई देखो, जो रेंज होती है एक्सरे की, पहले ही बता दूं, एक्सरे की जो रेंज है वो 10⁻⁻13 से 10⁻⁸ मीटर की रेंज होती है, ठीक है। और अगर आप इसको नैनोमीटर में देखना चाहो तो 0.01 मीटर से तकरीबन 10 नैनोमीटर तक ये रेंज होती है, चेक कर लें आप, ठीक है, ये एक्सरे की रेंज होती है। तो कह रहा है 138 पिकोमीटर, तो मैं दोनों में चेक कर लेता हूँ, 138 इंटू 10⁻12, सो ये हो जाएगा 1.38 में आ रहा है 10 मीटर। सो ये जाहिर है इसकी रेंज में आ रहा है, -13 और -8 की बीच में आ रहा है। सो ये एक्सरे का हो गया। विजिबल का आपको पता है कि 400 से 700 नैनोमीटर होता है, ये मैंने कहा था, ये मैंडेटरी है, याद रखो, ठीक है। और अगर विजिबल, अगर ये नहीं भी पता होती, विजिबल भी पता होती, फिर भी कर लेते हैं। तो विजिबल क्या है, 400 से 700 नैनोमीटर, फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि 4 इंटू 10 की पावर -7 और 7 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, और ये -10 मीटर है, उससे छोटी वेवलेंथ है, तो जाहिर है विजिबल से छोटी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से छोटी क्या होगी, एक्सरे, और एक्सरे से छोटी गामा। तो ये एक्सरे पे, फिर भी आप एक्सरे पे टिक करते, आप माइक्रो और रेडियो पे तो टिक ही नहीं करते, तो दिमाग ऐसे चलाना था आपको। खैर चले आगे। A student investigate the polarization of a microwave. The microwaves from the transmitter are vertically polarized. A metal grill act as a polarizing filter when placed between the microwave transmitter and the receiver. The reading on the voltmeter is proportional to the intensity of the microwave transmitted through the grill. Grating screen है, लेकिन grating screen है, इतना मुझे पता है, a sort of grating screen है, ठीक है। Anyways, क्या कह रहा है कि the reading on the voltmeter is proportional to the intensity of the microwave transmitted through grill. वो कह रहा है कि जो रीडिंग है, यानी ये जो वोल्टेज की रीडिंग है, जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज है, जो होके रिसीवर पे जा रहा है और इस पे जो वोल्टमीटर में नजर आ रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी का। तो मैं इसका रेशियो बना सकता हूं, जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज का ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी से रेशियो है, वही इनिशियल वोल्टेज का, ठीक है, इनिशियल इंटेंसिटी से रिलेशन होगा, दोनों का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको आई नॉट, इसको वी नॉट कर लो, ये रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और इसके बीच में साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल का साइन लग जाएगा, ऐसा ही है। और आपको पता है ये चीज इक्वल होती है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के, IT अपॉन आई नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा फ्रॉम मलूस लॉ। तो इस रेशियो को आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, आ रही बात समझ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसी रेशियो को, इसको इग्नोर करके इसको कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा की इक्वल कर रहा हूँ।
इसका स्क्वायर रूट ले लो, 2.2 डिवाइडेड बाई 3.5, ये आएगा कॉस ऑफ थीटा, और जो ये आंसर आ रहा है इसका कॉस इनवर्स ले लो। So 37.5 degrees आ गया। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। Wave superpose resultant wave pattern is formed, which statement about the two wave must be correct? Travel in opposite direction, सुपरपोजिशन के लिए ये जरूरी नहीं है, सेम एम्पलीट्यूड भी सुपरपोजिशन के लिए जरूरी नहीं है, सेम टाइप होना तो जरूरी है। हाँ, दे बोथ आर लॉन्गिट्यूडनल वेव भी तो हो सकता है यार, कितना टेक्निकल है, दे बोथ आर लॉन्गिट्यूडनल वेव भी तो हो सकता है यार, समझो तो सही। मस्ट बी करेक्ट, बी सेम टाइप के होने चाहिए, जरूरी नहीं कि दे बोथ आर ट्रांसफर्स है, दे बोथ मे बी द लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकते हैं। अच्छा सवाल है। द वाटर a water wave passes through a gap in a harbor wall and diffracts. The gap has a width of 8 meter. The wave travels directly towards the gap, for which length is the diffraction wave greatest? 8 मीटर का गैप है तो 8 मीटर की वेव लेंथ होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। अब ये सवाल बिल्कुल वही रिवर्स ऑर्डर में जो हम फॉरवर्ड ऑर्डर में करते थे। हाँ भाई, वही क्वेश्चन, क्योंकि मैं टाइम आपको दे रहा हूं, आपसे ज्यादा मेरा टाइम कीमती है और मेरे से ज्यादा आपका टाइम कीमती है, दोनों के टाइम अपनी अपनी जगह पर कीमती है। ठीक है, अब आप क्या करोगे अगर एक चीज को दोबारा, अच्छा अब ये क्वेश्चन जो आया है, सुनो, ये क्वेश्चन उन पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन फर्क है ये क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में जो सॉल्व होगा। अभी बताता हूं कैसे, जरा समझिएगा, सोचिए और समझिएगा। क्वेश्चन पढ़े। हम अब तक क्या करते थे, हमें जब तक इस तरह का ग्रेटिंग का एक स्क्रीन दिया करता था, वो 180 डिग्री की पूरी यहां से लेकर यहां तक, तो वो हमसे पूछता था मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स कैलकुलेट करो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते थे, नंबर मैक्सिमम ऑर्डर कैलकुलेट करते थे, एन मैक्स विच इज लेस देन डी अपॉन वेवलेंथ का रेशियो, ऐसे कैलकुलेट करते थे। अगर ये रेशियो हमारा 3.5 आ गया, या लेट्स से ये रेशियो हमारा 3.8 आ गया, तो हम लेस देन लगा के हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम ऑर्डर की हम 3 लिया करते थे, ऐसे ही करते थे ना हम लोग। ठीक है, अब इसको स्टडी करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, इक्वेशन ये याद रखिएगा, ये वाली इक्वेशन बहुत काम की है, सुनिएगा। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.57 into 10⁻⁻7 मीटर, मुझे तो विजिबल लग रही है, 550 नैनोमीटर, बिल्कुल विजिबल लाइट है। 550 ग्रीन होगी शायद, चेक कर लें आप कौन सी है। लेजर लाइट है, is incident normally on a diffraction grating. The diffracted light is incident on a semicircular screen, as shown in the view from above. Wavelength given है, a total of 9 bright dots are seen on the screen. एक सेंटर में होगा, n is equals to 0 में, एक n is equals to 1 में। अब 9 में से 0 चला गया, कितना बचे 8, 4 ऊपर 4 नीचे, इसे समझाने के लिए बनाया है। अब हमेशा आपको याद है, आपको पता है कि हमेशा हम काम करते हैं किसपे, 90 डिग्री के अंदर अंदर रह के काम करते हैं। सो 90 डिग्री के अंदर अगर यहां से मैं यहां जाऊं तो नंबर कितने, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं? ठीक है, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर है आपके पास, मतलब 0 का आप छोड़ दे तो 4 ऑर्डर है, ऐसे है या नहीं है? सो मैक्सिमम ऑर्डर आपका कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4, यस और नो, प्लीज जवाब दीजिए। सो अब इस इक्वेशन को जरा रीअरेंज करें, इस एक्सप्रेशन को, n max into lambda must be less than d. अब d कैलकुलेट करना है, उसने कहा है the grating is at the center of the semicircle, the lines of the grating are vertical, the separation between adjacent line in the grating is d. What is the possible value of d? d की possible value बताइए। so भाई n max की वैल्यू कितनी है 4 into wavelength कितनी है 5.50 into 10⁻⁻7 is less than d। बताएं क्या वैल्यू आ रही है? सर 2.2 times 10⁻⁻6 आ रहा है। हाँ भाई, 2.2 से बड़ी वैल्यू होगी डी की, जो नियरेस्ट हो बड़ी वैल्यू वो 2.25 है, सही बात है। -6 है, -6 कर लो। सर इस वाले के अंदर मैंने तुक्का मारा है। तुक्का नहीं मारना होता ना बेटा, करना होता है सवाल सॉल्व। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज एक दफा जाके देखो, वो जो मैंने पढ़ाया पीछे उसको जाकर देखो। क्लियर? सो नियरेस्ट हो और उससे बड़ी हो तो वो यही वैल्यू 2.25 exponent -6 मीटर। Which quantity is given by the product of charge and electrical potential difference? work done होगा, एनर्जी ट्रांसफर, बी करेक्ट आंसर है। तो Q into delta V is equals to electrical work done is equals to energy transfer. Simple is that. ठीक है, आ रही बात समझ? The current in the filament lamp is increased, which statement
Which statement about the lamp is correct? The brightness of the lamp decreases, the potential difference across the filament lamp decreases. नहीं, क्यों? The resistance of the filament lamp decreases, increase होता है. The temperature of the filament increases. D correct answer है. Understood है यार? The student builds the circuit shown. All the lamps are identical. Which lamp dissipates the most power? वैसे तो देखने से ही लग रहा है कि डी इसका आंसर है. और डी आंसर क्यों है? डी आंसर होने का रीजन ये है कि भाई डी के अंदर, ठीक है, मुझे तो डी के अंदर सबसे ज्यादा करंट मिल रहा है, इस वजह से ये रीजन है. ये रीजन हो सकता है, ठीक है. और अगर आप आगे जाके देखेंगे भी तो यहां से करंट डिवाइड हो रहा है. सो अगर आप सारे आइडेंटिकल हैं तो आई स्क्वायर आर यूज करें, ठीक है. तो जब यहाँ करंट जाएगा, फर्स्ट करें कोई भी करंट ले लें, 6 एम्पियर ले लें, तो यहाँ जाके ब्रेक होगा. हो सकता है यहाँ ये 2 रजिस्टर लगे हुए ना, तो अगर 6 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ 2 रजिस्टर लगे हुए, तो हो सकता है यहाँ पे 2 एम्पियर करंट. जी जी, यहाँ पे 4 एम्पियर जाए. तो कुछ भी है, 2 एम्पियर जा रहा है, जाहिर है इधर से भी रजिस्टर सबका सेम है, तो सारा रिलेशन आई स्क्वायर पर होगा, करंट पर होगा. तो यहाँ करंट कम है, यहाँ पर भी करंट कम है, लेकिन सबसे ज्यादा करंट यहाँ से पास होगा. दोबारा 6 एम्पियर दोनों एड अप हो जाएंगे. तो इस हिसाब से डी करेक्ट आंसर है, ठीक है. R is constant for, I mean, every filament lamp, ठीक है. The resistance of a metal cube is measured by placing it between 2 parallel plates. Basically कैपेसिटर की डाई इलेक्ट्रिक होती है. आप लोग को शायद नहीं आइडिया, कि कैपेसिटर के बीच में एक इंसुलेटर को डाला जाता है. ये कैपेसिटर की प्लेट होती है, बीच में इंसुलेटर को डाला जाता है, इसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं. ये उसके लिए होता है. एनीवेज, दफा करें सानू की. हमें क्या निकालना है? द क्यूब हैज अ वॉल्यूम. पहली बात उसने पहली छूटते बोला कि भाई वो क्यूब है. क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब या एल क्यूब करना है. As a volume V is made of the material with the resistivity rho, the connections to the cube has negligible resistance. Connections को छोड़ दीजिए, बाकी बात करें. Which expression give the electrical resistance of the cube है? तो volume is equals to L cube होगा. मानते हो ये चीज? तो अगर V की पावर 1/3 लिखूं तो ये L के इक्वल होगा. क्यूब रूट ले लो बोथ साइड पर, सही है? मानते हो? अब सुनो, R is equals to rho L upon area. तो एरिया भी जाहिर है वो L अपॉन L स्क्वायर होगा. ये भी लेंथ है, ये भी L है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी L है. तीनों डिस्टेंस क्या सेम है? तीनों डिस्टेंस सेम है. सो एक L से L, एक L कैंसिल, तो रो अपॉन L आ गया. और रो अपॉन L की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? V अप की पावर 1/3. तो ये आपका हो गया C करेक्ट आंसर. और बोलिए बोलिए, सही है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? अरे भाई मुंह से कुछ बोल लो यार. सर. ठीक है. A circuit needs to be completed by connecting the two resistors between X and Y. As shown, the resistors can be connected in series or in parallel. ठीक है, कुछ भी कर लो. Which combination of the resistor produce the least resistance? Least के लिए तो सीरीज को तो भूल जाइए, ना लिल्ला पढ़ लीजिए, इसमें तो आता रहेगा रेजिस्टेंस. पैरेलल में आइए, एक 20 एक 40 है, तो एक दूसरे का डबल है, तो बड़े वाले को डिवाइड बाई 3 करो तो 13.33 बनेगा. और ये एक दूसरे का 2.5 है, 2.5 गुना ज्यादा है, तो बड़े वाले को डिवाइडेड बाई 3.5 करो. जी बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है? जिसने मेरी क्लासेस देखी है शॉर्टकट्स वाली, उसे पता है मैं क्या कह रहा हूं. 42.57. क्या कह रहे हो चाचू, क्या कह रहे हो? नहीं, ये मैंने गलत किया था. 200. तो लीस्ट बोल रहा है ए इसका करेक्ट आंसर होगा. ये आप चाहे तो पैरेलल में फार्मूला लगा लें. अगर नहीं पता मैंने क्या किया है तो आप पैरेलल में फार्मूला लगा लें, वरना शॉर्टकट यूज कर लें जो मैंने बताया. द डायग्राम शो द सर्किट दैट इंक्लूड्स अ सेल विद द इंटरनल रेजिस्टेंस. भाई अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, फार्मूला बता देता हूं. रिजल्टेंट का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है, ठीक है. तो आप कोई सा भी यूज कर लो, 20 into 40 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40. ठीक है भाई, क्लियर? सॉल्व करो तो ये आपका आएगा 13.33 ही आएगा. करके देख लो. 20 into 40 डिवाइडेड बाई 60. 0 से 0, 2 से 2, 2 3 जा, तो 40/3 आएगा. तो मैंने भी 40/3 ही किया है, 13.33. समझ आई? तो ऐसे ही है. चले. हाँ,
क्या कह रहा है कि the diagram shows the circuit that includes a cell with internal resistor. The switch is initially open. Which law describe the effects on the current in I1 and I2 of closing the switch? जैसे ही स्विच क्लोज किया, जैसे ही स्विच क्लोज किया, ये रेजिस्टेंस भी सर्किट में ऐड हो गई, ये R1 थी, R2 ऐड हो गई पैरेलल में, तो पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो कंबाइंड रेजिस्टेंस थी वो कम हो गई, जिससे बैटरी से करंट ज्यादा पुल होगा, I1 बढ़ जाएगा। 25 दफा बता चुका हूं, I1 बढ़ेगा। अगर ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी की तो सर्किट से करंट ज्यादा पुल होगा, I1 बढ़ेगा, I1 बढ़ेगा। ए बी गया, सी डी में से एक आंसर है। अच्छा, अब जैसे ही आपने ये रजिस्टर लगाया तो जो इसके अब फर्स्ट करो, पहले तो करंट आ रहा था वो सारा इधर जा रहा था, अब सारा करंट इसको नहीं मिलेगा, इसके हिस्से का कुछ करंट इसको भी मिलेगा, तो यहां से करंट कम हो जाएगा जनाब, और कुछ करंट इसको नीचे वाले को भी मिलेगा, तो इस हिसाब से I2 डिक्रीज हो जाएगा। डी गया, सी करेक्ट आंसर है। चेक कर लिए एक बार, ठीक है, आगे चलें। अच्छा सवाल है। The diagram shows a circuit consisting of a cell and three resistors R1, R2 and R3. The cell has an electromotive force of 1.6 volt and a negligible internal resistance. The current in the cell is 0.64 ampere. The potential difference across R1 is 0.48 volt. The current in R3 is 0.32 ampere. What is the resistance of R2? R2 की resistance बताइए। चलिए अभी देख लेते हैं। भाई ये 1.6 वोल्ट है, सुनिएगा, इसका मतलब है यहाँ पर 1.6 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ पे 1.6 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। क्लियर? ये आ रहा है 0.64 एम्पेयर और 0.64 से यहाँ जा रहा है 0.32 एम्पेयर। तो जाहिर है ऊपर जो जा रहा है वो जा रहा है 0.32 एम्पेयर। ठीक है, तो पूछा क्या आपसे, उसने R2 की रेजिस्टेंस पूछी है। सबसे पहले मुझे यहाँ की रेजिस्टेंस निकालनी होगी R1। सो R1 निकालूंगा, so R1 is equals to V upon I, तो V1 upon I1, so V1 0.48 upon 0.32। कोई मुझे बताएगा R1 की वैल्यू क्या आ रही है? सर ये 1.5 आ रही है। ठीक है, 1.5। अब सुने, देखो ये 1.6 है यहां से लेकर यहां तक, यानी इन दोनों किनारों पर तुम्हें 1.6 मिल रहा है। अगर 1.6 में से इसका वोल्टेज निकालो 0.48, तो तुम्हारे पास आएगा 1.12 वोल्ट, जो कि 1.12 वोल्ट इसको मिलेगा। करंट पहले ही पता है हमें 0.32 एम्पियर है, तो इसकी रेजिस्टेंस R2 की निकाल लो। 3.5। भाई सब चेक कर लो, सी करेक्ट आंसर है, सब चेक कर लो एक बार। The diagram shows a potentiometer circuit used to compare the electromotive force E1 and E2 of the two cells. X5 is a uniform resistance phi. The fixed resistor has a resistance R. Fixed चाहिए रहा। A sliding contacts move along the wire X5 when the sliding contacts at position P, the galvanometer reads 0. ठीक है, okay fine. The circuit is changed so that the galvanometer reads 0 when the sliding contact is at the new position to the P. The circuit is changed. अच्छा, सर्किट को फिर चेंज कर दिया गया और पॉइंट P की पोजीशन या तो राइट पे कर दी गई या तो लेफ्ट पे कर दी गई, ताकि दोबारा से ये रीडिंग 0 हो जाए। उसने बताया कि इसको लेफ्ट पे कर दिया गया, ऐसे लेफ्ट पे कर दिया गया, और यहां पर अगेन गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई। ठीक है, विच चेंज कुड हैव बीन मेड टू द सर्किट? सर्किट में क्या चेंज किया गया, ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है भाई, सोचना पड़ेगा इसे, सोचते हैं, लेट्स सी। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, अब देखो होगा क्या, जरा समझना। ये सवाल है कि ये वाला पॉइंट यहां क्यों शिफ्ट किया। मेरे हिसाब से ये तब शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे जब करंट सर्किट में इंक्रीज हुआ। मैं ये समझता हूं करंट सर्किट में इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मेरा ये मानना है। और सर्किट का करंट तब इंक्रीज होता है जब टोटल रेजिस्टेंस आपकी, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आपकी क्या होती है, डिक्रीज। अब जाहिर सी बात है ये तो चेंज नहीं हो रहा। हाँ, ये हो सकता है कि लोअर रेजिस्टेंस, ये कह रहा है कि ये ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें एक चीज है, अगर लोअर रेजिस्टेंस का XY भी इंक्रीज करेंगे तो भी हाफ पे इसी पॉइंट पर वापस आना चाहिए, उसका भी आधा होना चाहिए, तो पॉइंट तो सेम रहेगा। लोअर रेजिस्टेंस करो, इसका रेजिस्टेंस जो है वो 4 मीटर होता
सॉरी, फर्स्ट करो इस 1 मीटर के वायर की रेजिस्टेंस 4 ओम होती, आपने दोबारा एक 1 मीटर का वायर लिया जिसकी रेजिस्टेंस 2 ओम्स है, तो फिर भी ये पॉइंट इधर ही आता, पी इधर ही आता, तो ये पॉइंट तो चेंज नहीं होता। लेकिन अभी टोटल रेजिस्टेंस चेंज होने का मतलब है कि आपका जो ये वाला रजिस्टर है इसकी वैल्यू यकीनन आपने चेंज की है, डिक्रीज की है। जब इसकी वैल्यू आपने डिक्रीज की है तो रिजल्टेंट जो है वो भी डिक्रीज हुआ, उससे करंट जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है, और करंट इंक्रीज होने की वजह से ये वाला पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ है। व्हाट आई बिलीव, मेरे हिसाब से डी आंसर है। आई आंसर, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 38। द न्यूक्लियस पी हैज अ न्यूट्रॉन ऑफ 144, ठीक है भाई, और प्रोटॉन कितना है 93। द न्यूक्लियस पी इज अनस्टेबल एंड अंडरगोस अल्फा डीके। अल्फा डीके में जाएगा तो 93 में से 2 निकल जाएंगे, क्यों? क्योंकि अल्फा का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 होता है, सो ये बनेगा 91 प्रोटॉन। फिर न्यूक्लियस क्यू बन गया, अब दोबारा बीटा गया, अब बीटा नेगेटिव चला गया, यानी एक -1 कम हुआ, तो बैलेंस करने के लिए +1 बढ़ेगा, तो 91 में से मैं +1 ऐड करूं, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा एक, सो 92 हो जाएगा। सो 92 प्रोटॉन के सामने ए ऑप्शन है, तो ए पे टिक कर लीजिए, न्यूट्रॉन की देखने की जहमत ही नहीं करनी है आपने। नहीं समझ आई? सर समझ तो आ गई। हाँ, क्योंकि देखो ना प्रोटॉन नंबर में आपके पास डी तो नहीं बैठ रहा, डी का बट्टा तो बैठ ही नहीं रहा, ये तो आएगा ही नहीं। so, प्रोटॉन में ऐसे ही चलेंगे आप, तो ये है क्लियर। ऐसे कैसे चलेंगे आप, न्यूट्रॉन नंबर ही मैच नहीं करेगा, तो मैं क्यों The diagram show the quark composition of 4 different hadron. One of the hadrons is a sigma positive particle. अच्छा भाई, it has a charge of plus E, where E is the elementary charge. Which hadron could be the sigma particle? अच्छा भाई, चलो लेट्स सी, देखते हैं। सबके वो लिख लेते हैं। आप कौन कौन से हैं यहाँ पर? आप सर ये है तो डाउन है, दिखने पे ही डी लग गया। हाँ बेटा, दिखने पे डी है, ठीक है। मैं सबको कराना है मुझे। माइनस का 1/3, अप डाउन। अच्छा जी, स्ट्रेंज का कितना है जरा बताओ? सर स्ट्रेंज का स्ट्रेन में नेगेटिव +2, 1/3 होता है। ठीक है, दोनों को, ये अच्छी अप्रोच है यार। सो 2 अप होने चाहिए, 2 अप होने का मतलब +2/3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो +4/3 -1/3 +1, बिल्कुल ठीक है, 2 अप है, सही है। ये गया, ये गया, ये चला गया, ठीक है, सही है। तो ये आपका डी का करेक्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द पार्टिकल इज कंपोज ऑफ द मोस्ट क्वार्क्स? सबसे ज्यादा क्वार्क किस पार्टिकल के अंदर होते हैं? तो भाई बैरियन के अंदर होते हैं, ठीक है। एंटी क्वार्क में नहीं है तो एक ही है। लेप्टॉन में आपको पता है कि सिंगल ही होता है, मीजॉन में 2 होते हैं, तो बैरियन में, ठीक है, ये बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा अभी आया है पेंटा क्वार्क का कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, तो आप गूगल कर लें, 2015 में देखा है और साइंटिस्ट ने पार्टिकल एक्सीलरेटर के अंदर पेंटा क्वार्क का कॉन्सेप्ट है। तो एनीवेज, लेकिन ये